हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है द पीशियस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग पिछली क्लास में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने एक एक ऑर्गन्स को समझा हुआ था। माउथ का फंक्शन क्या था, कैसे माउथ बना होता है, इसोफेगस या फूड नली जो है, फूड पाइप जो है कैसे होती है, आमाशय क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कितने पार्ट होते हैं। लीवर्स के बारे में पढ़ा था हमने, ड्यूडेनम के बारे में पढ़ा था हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था। सबसे पहले ड्यूडेनम आता है, फिर जेजुनम आता है और उसके बाद इलियम आता है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कैसे होता है फूड का। ठीक, हमने एक बार स्ट्रक्चर पूरा समझ लिया। अब कौन से एंजाइम्स कौन से ग्लैंड से कहाँ पे सिक्रीट होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो में कुछ दिन का गैप दिखा होगा। तो उसका मेन रीजन था, मेरे अभी भी गले में कुछ दिक्कत है, जो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, इसलिए बीच बीच में गैप हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, अगर आप इसको देखते हैं वीडियो क्लिक करके, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। एक बार आपको पूरा वीडियो नहीं भी देखना है, लेकिन अगर आप इसको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, क्योंकि अगर व्यू आ रहे हैं और उस पर लाइक्स 4 और 5 रहते हैं तो मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का। ऊपर से अगर कुछ दिक्कत रहे तब तो और मन नहीं करता। ठीक है, तो इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगना भी चाहिए। जिस टाइप का मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पेड बैच में भी ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा। मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर देता। मैं जो लिखा हुआ है वही आपको बोल के बता देता, आपको भी संतुष्टि हो जाती कि हाँ यही चीज़ है, यही चीज़ आएगी। लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो काफ़ी हाई फाई फीस लेके पढ़ाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा इस एफर्ट को वैल्यू दीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए अगर आप नए हैं चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हर आप प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, फैट का डाइजेशन कहाँ से होता है और कैसे स्टार्ट होता है। हम लोग इन्हीं तीन मॉलिक्यूल्स, इन्हीं तीन कंपाउंड की बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो फूड होता है ना, वो मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो फूड हम लोग खाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, उनमें तीन चीज़ें यही होती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिससे बना होता है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है फंक्शन करती है। और तीसरा फैट्स होते हैं, जो हम ऑयल या नट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे एलिमेंट्री कैनाल को इन्हीं तीन चीज़ों का डाइजेशन करना होता है। तो हम लोग बस यही पढ़ेंगे एक एक करके कि इनका डाइजेशन कैसे होता है और कहाँ पे किस एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड से मिलके बने होते हैं। मतलब कई ढेर सारे मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड मतलब कि आप बस इतना याद रखो कि एक मॉलिक्यूल है छोटा सा, जिस इस मोनोसैकेराइड में एक और मोनोसैकेराइड जब जुड़ता है तो डाइसैकेराइड बनता है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ऐसे कई ढेर सारे सैकेराइड से मिलके बना होता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी जो है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है, जिसमें जिसका सिंपल फॉर्म है वो है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मोनोसैकेराइड या सैकेराइड है। तो हम आप यहाँ पे देखोगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तब तक होगा जब तक वो सैकेराइड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, वैसे सेकंड हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बने होते हैं। बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू पेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पॉलीपेप्टाइड है तो उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोटीन बोल सकते हैं। तो अपने को यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि प्रोटीन जो है उसको हमको अमीनो एसिड तक ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अमीनो एसिड है, क्योंकि बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना हुआ होता है। और उसके बाद आप फैट देखोगे तो फैट जो है वो ग्लिसराइड से मिलके बने होते हैं, या कह सकते हैं मोनोग्लिसराइड से। ठीक है, तो हमको फैट का ब्रेक डाउन तब तक करना है जब तक वो मोनो ग्लिसराइड में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इतनी तीन चीजें आपको बेसिक याद रखनी है
और एक्स्ट्रा जो डाइजेशन होते हैं वो हम लोग जब आगे करेंगे उसी टाइम पे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला ऑर्गन जो था माउथ। तो हम यहाँ पे एक एक ऑर्गन में देखेंगे कि कौन सा डाइजेशन किस फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन जो है किस ऑर्गन में होता है, ठीक। तो अगर हम लोग माउथ से स्टार्ट करें तो आपको पता है हम लोग माउथ के थ्रू जो है फूड को इनटेक करते हैं। जब हम खाना अपने मुंह के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो जो एक बाइट हम लोग लेते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है माउथ का होता है मैस्टिकेशन या चबाना का काम जो होता है माउथ से हमारा स्टार्ट होता है। फिजिकल फॉर्म ऑफ डाइजेशन अगर हम कह सकते हैं कि अगर डाइजेशन में कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा क्या होगा मैस्टिकेशन, जो हम मुंह में रख के उसको चबाते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब हम फूड को मुंह में रख के कुछ देर पे चबाते हैं या मैस्टिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें आपकी सलाइवा भी मिक्स होती है, ठीक है। सलाइवा या लार जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें आपकी सलाइवा भी मिक्स होती है। जो हमारा फूड पार्टिकल है कुछ ऐसे एक राउंड शेप का करके उसके बाद हम लोग इसको अंदर की तरफ निगल लेते हैं, यानी वो ईसोफेगस या खाने की नली में आता है, ठीक है। तो ये जो हम मैस्टिकेशन और सलाइवा के मिक्सिंग से एक जो ऐसे हमारा राउंड शेप का या बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए बता रहा हूँ। कभी भी किसी भी वक्त एक ऐसे टर्म पूछ देगा बोलस क्या है तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि अगर आपको बायो के टर्म में पूछे तो हम लोग बोलस को जो है अंदर जो है वो निगलते हैं जो हमारे माउथ से आता है और वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हमने खाना खाया, खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। तो जो यहाँ सलाइवा मिक्स हुआ, इस सलाइवा में अब आपको कुछ केमिकल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं आपको सलाइवा में अगर मैं बोलूं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है, ये सब जो हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में लेते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है वो कौन सा एंजाइम जो है सलाइवा में हमारे प्रेजेंट होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है। तो आप देखोगे एमाइलेज का जो काम है ना वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना होता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपको एमाइलेज जैसा कहीं टर्म दिखे तो इसका मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको यहाँ पे इसको याद रखना है। इसी के साथ साथ एक सेकेंड एंजाइम आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये दो एंजाइम आपको माउथ में याद रखना है कि सलाइवा में दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजाइम बहुत पूछता है इसलिए मैं बहुत धीरे से आराम से कई बार समझा रहा हूँ। आपको याद रखना है कि सलाइवा या आपके लार में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको सैलिवरी एमाइलेज और दूसरा जो प्रेजेंट होता है उसको लाइसोजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बाकी कुछ याद रखना है या नहीं रखना है लेकिन इन दोनों एंजाइम को याद रखना है, ठीक। अब मैंने आपको बताया एमाइलेज जो है वो किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो सलाइवा या हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको अगर हम लोग एक ब्लैंक पेज लें यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फूड का सोर्स है, ठीक है, वो हम कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा फूड हमने अपने माउथ के अंदर रखा वो किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में है। अब इस स्टार्च को जो है हमको सैकेराइड्स में ब्रेक डाउन करना है। तो जो हमारा स्टार्च है ना वो सबसे पहले मुंह में यानी सलाइवा के थ्रू वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। और कौन से एंजाइम से कन्वर्ट होता है, तो एमाइलेज एंजाइम से, आपको याद रखना है। और इसके लिए जो पीएच आपको माउथ में होना चाहिए 6.8 के आसपास का पीएच होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे देखोगे हल्का सा एसिडिक नेचर होता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि सबसे पहले अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपको याद रखना है माउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। माउथ में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में था, वो स्टार्च के फॉर्म में था।
और स्टार्च जो है हमारा वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अभी भी सैकेराइड में नहीं कन्वर्ट हुआ। अब हमको माल्टोज को तब तक कन्वर्ट करना है, डाइजेस्ट करना है, जब तक ये सैकेराइड में नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। अभी स्टार्च जो है माउथ में 30% जो स्टार्च है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा कि 30% के आसपास का जो आपका स्टार्च वाला कंटेंट है फूड का, वो आपके एमाइलेज के थ्रू जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला डाइजेशन किस कंपाउंड का होता है स्टार्च, तो सबको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का होता है। और पहला एंजाइम जो है हमारे फूड पे कौन सा रिएक्ट करता है, तो आपको याद रखना है एमाइलेज। इसी को कहीं कहीं टाइलिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद जो हमारा 30% डाइजेस्टेड फूड है और 70% नॉन डाइजेस्टेड फूड है, वो हमारा किस जगह पे आता है? अब ईसोफेगस के थ्रू आता हुआ हमारा ये पहुंचता है कहाँ पे? स्टमक या आमाशय में, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी आपको एमाइलेज का एमाइलेज ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत हिंदी खोजने मत बैठ जाना, ठीक है। स्टार्च को स्टार्च ही बोलते हैं, माल्टोज को माल्टोज ही बोलते हैं, ठीक। अब आपका फूड जो है स्टमक में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आपको स्टमक में 3 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 चीजें कौन कौन सी? यहाँ पे स्टमक जो है आपको 3 सेल से बना होता है। जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये 3 सेल से मिलके बनी होती हैं। एक का नाम, पहले का नाम होता है म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है, म्यूकस नेक सेल्स। दूसरे का नाम होता है पेप्टिक सेल्स, ठीक है, पेप्टिक सेल्स। दूसरे का नाम होता है पेप्टिक सेल्स और तीसरे का नाम होता है पैराइटल या इसी को ऑक्सिनटिक, ठीक है, ऑक्सिनटिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 सेल्स आपको याद रखनी है कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? तो जो म्यूकस नेक सेल होती है, इसमें आपको दिख रहा होगा म्यूकस टर्म यूज हुआ है, तो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। म्यूकस क्या होता है? तो आप ऐसे समझ लीजिए चिपचिपा टाइप का एक लिक्विड होता है जो पूरे हमारे आमाशय को जो है, अगर ये आमाशय वाला पार्ट है तो इस पूरे आमाशय की जो बाहर की लाइनिंग है इसको ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर आप समझ लो, जो स्टमक की लाइनिंग जो है आमाशय है उसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपका फूड आके ऐसे आता है ईसोफेगस से, ठीक है। तो म्यूकस नेक सेल से म्यूकस सिक्रीट होती है। पेप्टिक सेल्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक प्रोएंजाइम, ठीक है, प्रोएंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसका नाम होता है पेप्सिनोजेन, ठीक है। इसका नाम होता है क्या? पेप्सिनोजेन। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया प्रोएंजाइम, ठीक है। तो प्रोएंजाइम मतलब कि वो एंजाइम जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जो एक्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम। एक्टिव नहीं होने का मतलब क्या है कि अभी वो जो है अगर कोई फूड पार्टिकल आएगा तो उस पे उसका फंक्शन जो है वो नहीं होगा जब तक वो एक्टिव नहीं होगा। अब एक्टिव कैसे होगा? तो जो ये ऑक्सिनेटिक सेल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं HCl एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको सिक्रीट करती हैं। और इसी के साथ साथ ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करती हैं जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आपको नोट्स भी इस तरीके से बनाने हैं जैसे मैंने बनाया है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल्स, म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रेट करेंगी, पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम्स सिक्रेट करेंगी, ठीक है। पैराइटल है ऑक्सिनेटिक सेल्स जो है वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करेंगी। ये चीज आपको याद रखनी है स्टमक में, ठीक। अब आपका खाना जो है वो माउथ से होता हुआ 30% डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपके कहाँ पहुंच गया है? स्टमक में पहुंच गया है। अब हम लोग देखते हैं स्टमक में कौन से एंजाइम, जो ये एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, और म्यूकस का और HCl का क्या रोल होता है वो हम लोग अब स्टमक में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको लाइसोजाइम के बारे में बताया था, किसमें? सलाइवा में, ठीक है। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है? वो एंटीबैक्टीरियल काम करता है, ठीक है, यानी हमको इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि लाइसोजाइम जो प्रेजेंट था, लाइसोजाइम माइलेज के साथ जो प्रेजेंट था वो एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में हम लोग देखते हैं क्या होता है।
जब फूड स्टमक में आता है तो 4 से 5 घंटे तक जो हमारा खाना है वो हमारे पेट में मतलब आमाशय में, स्टमक में वो वहाँ पे रहता है और यहाँ पे पेट जो है एक मूवमेंट करता है, ठीक है, यानी उसको मिक्स करता है पूरे खाने को अच्छे से 4 से 5 घंटे में, ठीक है। मिक्सिंग से एक जो पार्ट मतलब जो फूड जो है जब हमारा आमाशय में काफी देर तक मिक्स हुआ तो उसको हम लोग टर्म देते हैं काइम, ठीक है। जैसे वहां पे बोलस बोला था हमने माउथ में, वैसे अब उस फूड को हम लोग क्या बोलने लगे, काइम बोलेंगे, ठीक है। तो जो आमाशय में एंजाइम्स प्रेजेंट है उनका सारा का सारा फंक्शन जो है इसी काइम पे होगा, यानी अब उसको हम लोग फूड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, काइम। जैसे बोलस बोल रहे थे वैसे अब काइम। काइम क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फूड जो है वो काफी अच्छे से आमाशय ने, स्टमक में इसको मिक्स किया मूवमेंट के थ्रू, और अब इस पे जो है वो 3 जो हमने पढ़े थे एंजाइम और सेल्स, उसका फंक्शन जो है इस पे होगा। अब यहाँ पे मेन जो होता है, यहाँ पे आपको प्रोटीन का डाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आमाशय में आपको, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन देखने को मिलेगा, और प्रोटीन का डाइजेशन जो है पेप्सिन नामक एंजाइम से होगा, ठीक है। अब ये पेप्सिन कहाँ से आया, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप जानो, सबसे पहले मैंने आपको बताया पेप्सिनोजन एंजाइम, मैंने आपको बताया था प्रो एंजाइम होता है। अब ये जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ना, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो है, इस पे जब HCl आता है, ठीक है, हमने थर्ड सेल पढ़ी थी ऑर्गेनेटिक सेल, जो हाइड्रोक्लोराइड को रिलीज करती है। वो हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका pH 1.8 यानी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जब प्रेजेंट होता है, तब ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तब ये प्रोटीन पे आके एक्ट करता है और प्रोटीन को ब्रेक कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में, ठीक है, यानी इसका एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, यानी पेप्टोन्स में इसको, अभी भी अमीनो एसिड नहीं बना है, ठीक है, पेप्टोन्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, या आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि इसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कौन? पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से आया? जो हमने पेप्सिनोजन पढ़ा था, सेकेंड सेल जो हमारी थी, पेप्टिक सेल जो थी या चीफ सेल जिसको बोलते हैं, वो पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम रिलीज करती हैं। इस पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम पे HCl जो थर्ड सेल से, ऑर्गेनेटिक सेल से सेक्रेट हुई हैं, वो इस पे एक्ट करती हैं और ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और यही पेप्सिन जो हमारे काइम में प्रोटीन वाला पार्ट प्रेजेंट है, वो प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने प्रोटीन की बात की ना, यहाँ पे आपको स्टार्च का डाइजेशन देखने को मिला, ठीक है, ना आपको यहाँ पे फैट का डाइजेशन देखने को मिला। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, यानी जो पेट से हमारे एंजाइम्स निकल रहे हैं उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं कलेक्टिवली, उसमें मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू? पेप्सिन एंजाइम के थ्रू। इतनी बात आपको एक लाइन में याद रखनी है, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होगे, अगर HCl 1.8 pH का इतना ज्यादा एसिडिक है तो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो खराब क्यों नहीं हो जाती है, ठीक है। इसी को तो भी जला सकता है, एसिड का काम क्या होता है? जला देता है ना कोई चीज, अगर इतनी एसिडिक है तो हमने जो पढ़ा था म्यूकस, नेक सेल से जो म्यूकस सिक्रीट होती है ना, वो इस लाइनिंग को कवर करती हैं और यही हमको HCl के प्रभाव से हमारे आमाशय को बचाती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे आमाशय के बारे में याद रखनी है, या स्टमक के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा जो फूड है वो आपको याद होगा कि स्टमक के बाद से, यहाँ से इस तरीके से आपने देखा था, यहाँ से ड्यूडेनम जो है हमारा स्टार्ट हो गया था, या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ से आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से मैंने आपको ऐसे बताया हुआ था, और यहाँ पे आपको पैनक्रियाज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका लीवर प्रेजेंट था, ठीक है। अब हमारा फूड जो है वो यहाँ से एंटर करेगा किसमें? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम यानी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फूड का प्रोसेस जो है वो हम कौन से ऑर्गन पे पहुंच गए हैं? ड्यूडेनम में पहुंच गए हैं। अब जैसे ऊपर ढेर सारे एंजाइम्स काम किए थे पचाने में खाने को, वैसे ही यहाँ पे आपको एंजाइम्स रिलीज होते हुए दिखेंगे, और यहाँ पे जो एंजाइम्स होंगे, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पैनक्रियाटिक जूस यहाँ आपको ड्यूडेनम में आता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा फिगर से देखते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आते हैं, ठीक है।
और मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक, तो अब आपका फूड जो है यहाँ से जो हमने काइम पढ़ा, यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक जूस काम किया, अब फूड आपका यहाँ ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पैनक्रियाज जो है वो आके ड्यूडेनम में ओपन हो रही है, और लीवर और गॉल ब्लैडर जो है वो भी आपको यहाँ ड्यूडेनम में ओपन होते हुए देखेंगे। यानी जो पैनक्रियाज से एंजाइम सिक्रीट होगा वो कहाँ आगे काम करेगा, ड्यूडेनम में, और जो लीवर से और गॉल ब्लैडर से जो एंजाइम्स और जूसेस आएंगे वो कहाँ पे काम करेंगे, आपके ड्यूडेनम में आके काम करेंगे। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे और याद कर सकते हो, जब हम बच्चे इन्फेंट होते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में एक रेनिन नाम का भी एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है, ये जब हम इन्फेंट्स होते हैं तब, ठीक है, बचपन में हमारे, ठीक है, बड़े होने पे ये एंजाइम जो है हट जाता है, ठीक, खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो कौन सा एंजाइम है, रेनिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक रेनिन नाम का आप हार्मोन भी सुनोगे किडनी जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि RENNIN जो है एंजाइम, ये आमाशय से रिलीज होता है जब हम इन्फेंट्स होते हैं, और ये मिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एक ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा स्टमक में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ड्यूडेनम में पहुंच चुके हैं। अब ड्यूडेनम में आपको गॉल ब्लैडर में जो स्टोर बाइल है, ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में पता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पे बाइल स्टोर होता है, और बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वो लीवर में होता है। और पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, तो बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन का जूस है, ठीक है, ये आपको ड्यूडेनम में आपके देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फूड है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, और इसमें कौन कौन से एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस की। ठीक, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है कौन कौन से एंजाइम जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम यहाँ आपको देखने को मिलेगा ट्रिप्सिनोजेन। कौन सा एंजाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। फिर यहाँ पे दूसरा एंजाइम आपको देखने को मिलेगा काइमो ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, दूसरा आपको दिखने को मिलेगा काइमो ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, यहाँ पे आपको एमाइलेज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एमाइलेजेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एंजाइम आप लोग पढ़ेंगे, पहली बार नाम सुनेंगे इसका, लाइपेज का। ठीक है, लाइपेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और एंजाइम देखने को मिलेगा, न्यूक्लियसेस। ठीक है, न्यूक्लियसेस। ठीक है, एक एंजाइम यहाँ पे आपको देखने को और मिलता है प्रो, ठीक है, प्रो कार्बोक्सी। ठीक है, प्रो कार्बोक्सी, इसको मैं ऐसे बार बार बोल रहा हूँ अलग अलग ताकि आपको याद करने में आसानी हो, पेप्टाइडेज। ठीक है, पेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, मेनली 6 एंजाइम जो हैं ये आपको पैनक्रियाटिक जूस में देखने को मिलेंगे। और पैनक्रियाटिक जूस यानी ये जो 6 के 6 एंजाइम्स हैं ये आपको इनएक्टिव फॉर्म में अभी दिख रहे होंगे। ठीक है, ये इनएक्टिव में है। ठीक, अभी इनका फंक्शन अगर फूड आएगा, जब तक ये एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खुलती है, और ये एंजाइम्स जो है वहां पे फिर जो काइम आया हुआ है ऊपर से डाइजेस्ट होके उस पे ये एक्ट करेंगे। अब ट्रिप्सिनोजन जो है ये जो आप ट्रिप्सिनोजन देख रहे हैं ये एक्टिव होता है, एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंटेरोकाइनेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ट्रिप्सिन में। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म जो है ये आपको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, कौन, इंटेरोकाइनेज। और उसके बाद जब ये इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है तो ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये जितने एंजाइम है इन सबको एक्टिव कर देता है, और फिर ये एक्ट करते हैं आपके फूड पे। यानी जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये आपको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है। और एमाइलेज जो है इनका भी एक्टिव हो जाएंगे, ये लाइपेज भी एक्टिव हो जाएंगे और न्यूक्लियेजेस भी एक्टिव हो जाएंगे, पर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो जो ट्रिप्सिन, ठीक है, पहला जो आप ट्रिप्सिन देख रहे होंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं, आपने वो पढ़ा था कि प्रोटीन्स आ रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के कुछ पार्ट जो है पेप्टोन्स में भी कन्वर्ट हो गए थे, ठीक, कहाँ पे, आपके स्टमक में। अब प्रोटीन्स और जो स्टमक से फूड आ रहा है पेप्टोन्स में और प्रोटीन्स के फॉर्म में, इस पे कौन कौन काम करेगा, इस पे आपका ट्रिप्सिन काम करेगा और काइमोट्रिप्सिन काम करेगा। ट्रिप्सिन जो है कहाँ से बना, वो ट्रिप्सिनोजन जो है वो इंटेरोकाइनेज पे एक्ट किया, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन ने फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में एक्ट कन्वर्ट किया, और ये दोनों एंजाइम जो है आपके प्रोटीन्स वाले पार्ट को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाई पेप्टाइड्स में, ठीक है। यानी अब आपके दो पेप्टाइड्स के चेन बनी हुई है, ठीक है, जहां बहुत ढेर सारे पेप्टाइड्स की चेन थी, अब उसमें से केवल दो, मतलब एक और दो, केवल दो पेप्टाइड्स की चेन आपके पास मिली है, ठीक है। इसी पे आपको प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है, यही आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन की मदद से, और ये जो आपके ऊपर से प्रोटियोजेस वगैरह प्रोटीन्स वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी काम का करेगा किस पे, प्रोटीन्स पे, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्टाइड्स में। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना क्या है कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, पहली बात, ठीक है, कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। दूसरी बात कि ये पैनक्रियाज से सिक्रीट होती हैं, स्टमक से, ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट नहीं होती हैं, ठीक है। और तीसरी बात, ये डाइपेप्टाइड्स में प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक। इतनी बात आपको यहाँ पे एक लाइन में अगर याद रखनी है तो कुल मिला के आपको बस यही याद रखना है, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हो रहा है। अभी तक प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, स्टमक में, उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, ठीक है। और कौन कौन से तीन एंजाइम है आपको याद रखने हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ये इसको प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिए, डाइपेप्टाइड्स में। उसके बाद जो पॉलीसैकेराइड या स्टार्च जो आपका आ रहा है ऊपर से, ठीक है, यानी आपके फूड में जो प्रेजेंट है उसको कंप्लीटली, ठीक है, यहाँ पे जो एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम, वो इसको कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसैकेराइड्स में। जैसे डाइपेप्टाइड्स में प्रोटीन कन्वर्ट हो गए, वैसे स्टार्च जो है आपका एमाइलेज की हेल्प से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक पेज और ले लेता हूँ, उसमें समझाने में आसानी होगी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे अगर आपको नोट करना होगा तो, ठीक। यहाँ पे हम लोग फैट्स का देखते हैं कि फैट्स का डाइजेशन जो है कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, या पैनक्रियाटिक जूस जो है जिसमें लाइपेज एंजाइम जो प्रेजेंट है वो कैसे कन्वर्ट करता है फैट्स को, ठीक। तो फैट्स का क्या है, ये आपके प्रेजेंट है, ठीक, फैट्स, और इस पे कौन सा एंजाइम आपका काम कर रहा है, लाइपेज, ठीक है। इस पे लाइपेज आया और लाइपेज ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइग्लिसराइड्स में, ठीक है, डाइग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड में, और इसको फर्दर इसको मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है लाइपेज, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फैट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, लाइपेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक। अब मैंने आपको वहां बताया था एक एंजाइम और न्यूक्लियेजेज, तो ये आपके जो खाने में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं ना, यानी डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए और आरएनए, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं ये, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पे जो हमारे फूड प्रेजेंट होते हैं, इस पे कौन सा एंजाइम काम करता है, न्यूक्लियेजेज, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में। और न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसका और स्मॉल यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक। तो आपका न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो है ये किस न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोटाइड को फिर फर्दर न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको प्रोटीन का भी डाइजेशन देखने को मिला, फैट का भी डाइजेशन देखने को मिला, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का भी डाइजेशन देखने को मिला, आपको यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन देखने को मिला, ठीक है। तो ये
अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है जो जहाँ पे तीनों चीज का डाइजेशन होता है, तो वो आप बता सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। और कौन सा अगर पूछे एंजाइम जो है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन एंजाइम रिलीज करता है जो तीनों को ब्रेक करता है, तो आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज। ठीक है, तो आपने देखा कि पैनक्रियाज में आपके तीनों फूड कंपाउंड जो प्रेजेंट है आपके फूड में, तीनों कंपाउंड उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके ज्यादातर जितने भी फूड हैं, ठीक है, जितने भी फूड हैं उनका डाइजेशन हो गया होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ऊपर कि माल्टोज, अब जो माल्टोज बन के आया है उसका क्या हुआ होगा, तो माल्टोज जो है ये भी ग्लूकोज के दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, किसके पार्ट से, माल्टेज के पार्ट से। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, ये इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इसको चलो हम लोग बाद में कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप बाद में करेंगे, अभी हम लोग केवल पैनक्रियाटिक जूस को समझते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज ने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया डाइसैकेराइड में। ठीक है, लाइपेज ने फैट को मोनोग्लिसराइड में डाइजेस्ट कर दिया, न्यूक्लियस ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड में डाइजेस्ट कर दिया, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और पावर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने प्रोटीन पेप्टोन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे देखी पैनक्रियाज का रोल। ठीक है, पैनक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज होते हैं उनका रोल। ठीक, अब आपने गाल ब्लैडर पढ़ा था, मैंने आपको गाल ब्लैडर पढ़ाया हुआ था, वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी कि गाल ब्लैडर से बाइल रिलीज होता है। ठीक है, अब ये बाइल क्या है, तो जो बाइल जूस होता है, ये पहला काम आपको तो याद रखना है कि ये बाइल जूस जो है ये आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, और बाइल जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के इमल्सिफिकेशन में, ठीक है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करती है, फैट के डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, बाइल एंजाइम नहीं है, पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि बाइल जो है वो एंजाइम नहीं है, बाइल फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करती है। इमल्सिफिकेशन से आप यहाँ पे सीधे ये समझ सकते हो कि जो फैट्स को ये स्मॉल स्मॉल मिसल्स में तोड़ देती है। ठीक है, या सीधी लैंग्वेज आसान भाषा में समझे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती है, जिससे जो लाइपेज एंजाइम आपके पैनक्रियास से निकल रहा है ये फैट के ब्रेकडाउन में आसानी कर सके। ठीक है, यानी ये अब पैनक्रियास से जो लाइपेज आया ये स्मॉल मिसल्स पे काम करेगा और फैट को इजीली जो है डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, तो आपको याद रखना बाइल जो है एंजाइम नहीं है, जूस है, और बाइल जो है बिलिरुबिन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बिलिरुबिन, ठीक है, और दूसरा बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, इससे मिलके ये बना होता है, ये पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जो है दो पिगमेंट होते हैं जो बाइल को कलर देते हैं। ठीक है, तो बाइल कोई एंजाइम नहीं है, बाइल बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन से मिलकर बना हुआ होता है। इसका फंक्शन मेन आपको याद रखना है, फैट के एमल्सिफिकेशन में काम करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कि फैट को एमल्सिफाई कौन करता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो आपको बताना है बाइल। ठीक है, अगर पूछे आपको बाइल एक एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो नहीं, बाइल एक एंजाइम नहीं है, बाइल एक जूस है जिसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फैट को स्मॉल मिसल्स में कन्वर्ट करते हैं, और लाइपेज एंजाइम जो पैनक्रियास से निकल रहा है वो आके लाइपेज एंजाइम फैट पे एक्ट करता है और उसको डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इतनी चीज आपको बाइल के बारे में याद रखनी है। एक चीज बाइल के बारे में आपको यहाँ पे और याद रखनी है, बाइल जो है ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम जो आपके पैनक्रियास से आ रहे हैं, बाइल एंजाइम जो है ये लाइपेज को एक्टिव करता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको बाइल के बारे में याद रखनी है। अब आपका फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब ड्यूडेनम वाले पार्ट से, अभी तक ये सारी प्रक्रिया जो आपने देखी ये यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब यहाँ से फूड जो है आपके जेजुनम और इलियम वाले एरिया में एंटर करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि ज़्यादातर आपके जो फूड हैं वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, ठीक? और थोड़े बहुत हैं, जैसे हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था डाइपेप्टाइडेज कहीं कन्वर्ट हुआ है, ठीक है? कहीं पे आपको माल्टोज़ दिखा होगा सबसे पहले, ठीक है? तो अब यहाँ पे उन्हीं चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा और उसको हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं कि अब जो बची हुई चीज़ें हैं, उनका ब्रेकडाउन कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में होता है, ठीक है? अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में बात करते हैं। तो जैसे वहाँ पे पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस, बाइकार्बोनेट्स वगैरह प्रेजेंट थे, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, अगर पूछे कि गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक? अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है गॉबलेट सेल्स क्या करती है, ये सिक्रीट करती है किसको, म्यूकस को, ठीक? ये म्यूकस को सिक्रीट करती है और ये म्यूकस को सिक्रीट करके जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी लाइनिंग को जो है ये प्रोटेक्ट करती है एसिडिक नेचर से, ठीक है? और जो बाइकार्बोनेट्स पैनक्रियास से आए हुए थे, यहाँ पे एक एल्कलाइन नेचर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, 7.8 pH तक का, जो फर्दर जो है डाइजेशन में हेल्प करेगी, ठीक? अब यहाँ पे जो सिक्रीशन हुआ है गॉबलेट सेल से, इसको हम लोग जैसे वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस बोल रहे थे, ऐसे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है? क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, या इसी को सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी, सकस, ठीक है, इंटेरिकस, सकस एंटेरिकस, ये चीज क्या है, ये इंटेस्टाइनल जूस है, इसमें कुछ एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत ढेर सारे, ठीक है? अब ये बहुत ढेर सारे एंजाइम्स क्या हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा कि जैसे डाइपेप्टाइड्स बचे हुए थे, ठीक है? तो ये यही डाइपेप्टाइड्स जो है डाइपेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है? डाइपेप्टाइड है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, उसी में ASE जोड़ देना है। तो आपने देख रहे होंगे जो जितने एंजाइम है हमने अभी तक पढ़े उसमें आपको एज देखने को मिलेगा, ठीक है? तो डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है, बस पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को छोड़ दें जो प्रोटीन को करते हैं, तो आपको सब में एज देखने को मिलेगा, ठीक है? हमारा जो ऐसे माल्टोज ऊपर से आया हुआ था, ठीक है, डाइजेस्ट होके, इसको यहाँ पे माल्टेज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, 2 ग्लूकोज में, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सबसे स्मॉल फॉर्म ग्लूकोज होता है उनका, ठीक है? फिर लैक्टोज जो होगा बचा हुआ, ठीक है, जो हम मिल्क से लेते हैं, वो लैक्टेज एंजाइम जो है इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक? फिर ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जो थे वो शुगर और बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसकी हेल्प से, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज की हेल्प से, ठीक? तो और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो फैट हमारा जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में हुआ था, इस पे फर्दर लाइपेज और एक्ट करेगा और इसको फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, किसको, फैट को, सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, ठीक है? तो इतनी चीज हमको ये याद रखनी है कि इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल पाई जाती है जो म्यूकस को सिक्रीशन करती है और ये हमारे लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है एसिडिक नेचर से, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे डाइजेशन में समझनी थी, ठीक? अब यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होगे, घटना चक्र में दिया हुआ है ये चीज, ठीक? अब एक एक चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है? हमने टंग से स्टार्ट किया, माउथ, माउथ हमने आपको बताया सलाइवा या सलाइवरी एमाइलेज, या जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में 30% पार्ट तक, ठीक है? अब यहाँ से फूड आपका जो है फेरिंग से पास होता हुआ स्टमक में आया, इसोफेगस, ठीक है, इस वाली एरिया को फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे लैरिंग्स, फेरिंग्स आपको 2 वर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ से फूड आपका इसोफेगस में आया, ये डायफ्राम वाला एरिया है, स्टमक, स्टमक में आपको एचसीएल मैंने बताया, पेप्सिन एंजाइम मैंने आपको बताया कि यहाँ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है? उसके बाद हमारा फूड कहाँ पे आ गया, ड्यूोडेनम वाले एरिया में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे पहले आप यहाँ पे गाल ब्लैडर देखोगे, इसका काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये मैंने आपको बताया, स्टोरेज ऑफ बाइल, ये मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जो है कहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लीवर में देख रहे हैं, ठीक है, लीवर में, ठीक है, लीवर में आपका ग्लाइकोजेनेसिस भी होता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया भी होती है, ठीक है, और पैनक्रियास से आपका पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इसमें मैंने आपको बहुत ढेर सारे एंजाइम्स के नाम बताए, इसमें आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस न्यूक्लिएजेज,
ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, ठीक है, ये सब मैंने आपको पैनक्रियाटिक जूस में बताया। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस जैसे वर्ड क्या होते हैं, जब हम लोग ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जितनी जरूरत चीजें उतनी आपको याद रखनी। यहाँ पे एक आपको ऑर्गन दिख रहा होगा अपेंडिक्स, ठीक है, ये आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। इस जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अगर मैंने आपको ये भी बताया कि तीनों चीज़ें जो हैं अगर कहीं पे डाइजेस्ट होती हैं तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट होती है हमारे माउथ में होती है, और वो क्या होती है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होती है। प्रोटीन और फैट का डाइजेशन जो है हमारे माउथ में नहीं होता है। स्टमक में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको केवल प्रोटीन का डाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आप यहाँ पे देखोगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है, या इसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, डाइजेशन के बाद जो आपके न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं फूड से, ठीक, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह से यहाँ पे वाटर के साथ जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपके जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में फैल जाएंगे, और वो आपके पूरे ऑर्गन्स में फिर आपको ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होके सीकम वाले एरिया में स्टोर हो जाता है, और जब हमको जरूरत पड़ती है तो उसको हम एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसको डिस्चार्ज ऑफ फीसेस बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको मेनली क्या याद रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो डाइजेशन से हमको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं। तो कुल मिला के आपका, आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डाइजेशन कैसे होता है, कौन से पार्ट में होता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। अब इस क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आपको क्लास देख रहे हैं, ठीक है, आप जाके इस क्वेश्चन को जो आए हुए हैं उसको सॉल्व करिए, और अगर कोई डाउट हो तो उसको मुझे कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आया था, तो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वैसे भी। ठीक है, तो लेकिन मैं कहूँगा उस मेरे कराने से पहले अगर आप खुद करेंगे तो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होगी, और आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे जो है वो सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, मैं यहाँ पे तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में।